बच्चों, आज हम आपको राखी का मूल्य पाठ पढ़ाएंगे। इसके लेखक हरि कृष्ण प्रेमी जी हैं। यह एक एकांकी नाटक है। एकांकी एक अंक वाले नाटक को कहते हैं। नाटकों में एक साथ कई घटनाएं घटित होती हैं, किंतु एकांकी में केवल एक ही घटना होती है, एक ही समस्या का वर्णन वहाँ किया जाता है। यह कम समय की होती है, लगभग 20-25 मिनट की। यदि इससे अधिक समय की एकांकी लिखी जाती है या मंच पर दिखाई जाती है तो वह अपना प्रभाव खो देती है। इसमें पात्रों की संख्या कम होती है, इसमें कम से कम पात्र होते हैं। राखी का मूल्य एक ऐतिहासिक एकांकी है। इसका मुख्य उद्देश्य सांस्कृतिक एवं सांप्रदायिक सद्भावना का विकास करना है। इस एकांकी के माध्यम से लेखक ने जाति धर्म से बढ़कर इंसानियत होती है, इस तथ्य पर प्रकाश डालते हैं। संक्षिप्त रूप से इस एकांकी की विषय वस्तु कुछ इस प्रकार है। महारानी कर्मवती, जो कि चित्तौड़ की रानी हैं, उनके पति राणा सांगा की मृत्यु हो चुकी है और वे इस समय उनकी विधवा अकेली हैं। तभी जो है उनके चित्तौड़ राज्य पर बहादुर शाह का आक्रमण हो जाता है और वे इसके लिए हुमायूं से मदद मांगती हैं। उन्हें राखी भेजकर उस मदद के लिए उनसे प्रार्थना पत्र भेजती हैं। हुमायूं, जो कि एक मुग़ल शासक था, एक मुसलमान था, और रानी कर्मवती एक हिंदू रानी थी। फिर भी उस मुग़ल शासक हुमायूं ने उस राखी का मान रखा और उनकी मदद के लिए तैयार हो गया। वह अपने सैनिकों के साथ, अपनी सेना के साथ वहाँ से कई 100 किलोमीटर दूर चित्तौड़ राज्य के लिए प्रस्थान कर गया। परंतु कहा जाता है कि वह काफ़ी देर में पहुँचा। तब तक जो है बहादुर शाह उस चित्तौड़ पर अपना कब्जा कर लेता है और रानी कर्मवती अपनी अन्य छत्राणियों के साथ अपने राज्य की जौहर कर लेती हैं। जौहर का मतलब अग्नि में कूद करके अपनी जान दे देती हैं। अब आइए हम इस पाठ की जो एकांकी है उसको हम पढ़ते हैं, उसका सस्वर वाचन करते हैं और आपको उसके मुख्य अंशों को समझाते हैं। सबसे पहले तो ये समझ लेना आवश्यक है कि इसमें पात्र कौन कौन से हैं, उनका नाम क्या है और वे कौन हैं। सबसे पहले कर्मवती, जो कि महाराजा सांगा की पत्नी हैं और चित्तौड़ की रानी हैं। बाघ सिंह कर्मवती के सेनापति हैं। जवाहर बाई जो है कर्मवती की संगी साथी हैं। हुमायूं एक मुग़ल शासक है, बाबर का पुत्र। हिंदू बेग हुमायूं का सेनापति। तातार खां भी हुमायूं का सेनापति है और अन्य 2 पात्र पहरेदार और दूत का भी यहाँ पर अपना कार्य है। अब आइए हम एकांकी को पढ़ते हैं। चित्तौड़गढ़ के भीतरी भाग में स्वर्गीय महाराजा सांगा की पत्नियां कर्मवती, जवाहर बाई तथा अन्य छत्राणियां थालियों में राखी सजाए खड़ी हैं। बहनें टीका करके भाइयों को राखी पहनाती हैं और तलवारें देती हैं। एक सांस्कृतिक कार्य है ये जो है हमारे छत्राणियों में अपने भाइयों को राखी बांधती थी ताकि वे जब रण क्षेत्र में जाएं तो वहाँ पर वे विजयी होकर के वहाँ से लौटें। कर्मवती रानी बाघ सिंह से अपने सेनापति से कहती हैं, हाँ बाघ सिंह जी, युद्ध का क्या हाल है? बाघ सिंह, राजपूत वीरता से लड़ रहे हैं,
किंतु एक तो हमारी संख्या बहुत कम है, दूसरे शत्रुओं का तोपखाना आग उगल रहा है। आग उगल रहा है का मतलब, वैसे तो मुहावरे का अर्थ है ये बुराई करना, लेकिन यहाँ पर आग उगलने से मतलब है तोपों से आग निकल रही है। उसका सामना मुकाबला जो है तलवारों से तो हो ही नहीं सकता। हमें मरना है, हम हंसते हंसते मरेंगे और बहुतों को मार कर मरेंगे, पर दुख तो यही है मर कर भी मेवाड़ के मान की रक्षा न कर पाएंगे। यहाँ पर इस वाक्य में हंसते हंसते मरेंगे मुहावरा है। हंसते हंसते मरेंगे का तात्पर्य है बलिदान के लिए तत्पर रहेंगे और बहुतों को मारकर मरेंगे, पर दुख तो यही है कि मर कर भी मेवाड़ के मान की रक्षा न कर पाएंगे। कर्मवती बड़ा कठिन प्रसंग है, अर्थात बड़ी कठिन सिचुएशन स्थिति है। इस समय मेरे स्वामी नहीं हैं, उनके रहते मेवाड़ की ओर आँख उठाने का किसमें साहस था। आँख उठाने का मतलब है चुनौती देना। यहाँ पर कई जगह पर मुहावरों का प्रयोग हुआ है और हम आपको उस मुहावरों के अर्थ को बताते चलेंगे, आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा। उनके आतंक से मेवाड़ के बाहर भी दूर दूर तक अत्याचारियों के प्राण कांपा करते थे। प्राण कांपा करते थे मतलब अत्यधिक डरते थे। मेवाड़ की सीमा में पैर रखने का तो साहस ही किसे हो सकता था। हिम्मत, पैर रखने का मतलब कदम रखने का तो किसी का साहस ही नहीं हो सकता था। बाघ सिंह जी, हमने आपसी दुश्मनी की आग में अपने ही हाथों अपना सर्वस्व स्वाहा कर दिया। आपसी, इस लाइन का अर्थ है कि हमने आपसी जो है दुश्मनी में दूरियों के कारण जो है दुश्मन हमारे ऊपर हावी हो रहा है। हम जो हैं अपने आपस में ही एक दूसरे से दुश्मनी निभाते रहे, अपने ही भाई बंधुओं से दुश्मनी निभाते रहे और इसलिए ये जो है मेवाड़ के विनाश का कारण बना। बाघ सिंह, अब पश्चाताप करने से क्या होता है। देवी ऐसे प्रसंगों पर विवेक अनुशासन के चरणों पर झुक जाना चाहता है। कर्मवती, मुझे एक उपाय सूझा है। कर्मवती, मुझे एक उपाय सूझा है। बाघ सिंह, क्या। कर्मवती, मैं हुमायूं को राखी भेजूंगी। जवाहर बाई, हुमायूं को, एक मुसलमान को भाई बनाओगी। कर्मवती, चौकती क्यों हो जवाहर बाई, मुसलमान भी इंसान है, उनकी भी बहनें होती हैं। सोचो तो बहन, क्या वे मनुष्य नहीं हैं? क्या उनके हृदय नहीं? वे ईश्वर को खुदा कहते हैं, मंदिर में न जाकर मस्जिद में जाते हैं। क्या इसीलिए हमें उनसे घृणा करनी चाहिए। बाघ सिंह, किंतु और भी बाधाएं हैं। क्या हुमायूं पुराना वैर भुला सकेगा। सीकरी के युद्ध के जख्मों के निशान क्या आसानी से मिट सकेंगे। यहाँ पर जो है हुमायूं पुराना वैर भुला सकेगा। पुराना वैर कहते हैं संग्राम सिंह, जो कि राणा सांगा का नाम था, पूरा नाम। संग्राम सिंह की लड़ाई जो है हुमायूं के पिता बाबर से हुई थी, फतेहपुर सीकरी के पास हुआ था। फतेहपुर सीकरी के पास खंडवा में, वहाँ पे हुमायूं के पिता बाबर की हार हुई थी और राणा सांगा उस युद्ध को जीत गया था और तभी से उनके बीच में वैमनस्य था और वैर था। तो इसीलिए कह रहे हैं बाघ सिंह से रानी कर्मवती कि क्या वो सीकरी के युद्ध के पुराने वैर को भूल जाएगा हुमायूं। उसके पिता हार चुके थे, ऐसा वो भूल जाएगा। कर्मवती बोलती हैं, हमारी राखी वह शीतल मरहम है जो सारे घाव भर देता है, कम कर देता है। घाव भर देना का मतलब कम कर देता है। वह वरदान है जो सारे वैर भावों को जलाकर भस्म कर देता है, अर्थात वहाँ प्रेम उत्पन्न होता है। राखी बांधने के बाद भी क्या कोई वैर विरोध याद रख सकेगा। राखी में उतनी ताकत है कि वो सारे वैर भावों को भुला देती है। जवाहर बाई, मुसलमान भारत के शत्रु हैं। कर्मवती, ऐसा ना कहो, उन्हें भी भारत में जीना मरना है। हमारी तरह भारत उनकी भी जन्मभूमि हो चुकी है। अब उन्हें काफिले में लाद कर अरब नहीं भेजा जा सकता। उन्हें रहना पड़ेगा और हमें उन्हें रखना होगा। वे हमें अपना समझें और हम उन्हें, यही स्वाभाविक है
यही उचित है। इस विकट अवसर पर मेवाड़ की रक्षा का और उपाय ही क्या है? और उपाय ही क्या है? बाघ सिंह जी, आप ही कुछ बताइए, आपकी क्या सम्मति है? सम्मति का अर्थ है राय। बाघ सिंह, हम तो आज्ञा पालन करना जानते हैं, सम्मति देना नहीं, मतलब अपनी राय देना नहीं। वे जो है आज्ञा पालक हैं रानी की। कर्मवती कहती हैं, अच्छा तो फिर वही हो, भ्रातृत्व और मनुष्यत्व पर विश्वास करके हुमायूं की परीक्षा ली जाए। लीजिए यह राखी और यह पत्र, आज ही दूत के हाथ बादशाह हुमायूं के पास भेजिए। दूत के हाथ बादशाह हुमायूं के पास भेजिए। यहाँ पर वाक्य है भ्रातृत्व और मनुष्यत्व पर विश्वास करके। भ्रातृत्व मतलब भाईचारे पर, भाई के प्रेम पर विश्वास करके, और मनुष्यत्व माने मनुष्यता की जो गुण होते हैं, दया, माया, प्रेम, दूसरे की मदद करना, सहानुभूति रखना इत्यादि, ये सब यदि किसी व्यक्ति के अंदर हैं तो उसकी भी पहचान हो जाएगी। और रानी कर्मवती इसी चीज़ की पहचान करने के लिए इस विश्वास के साथ हुमायूं को पत्र भेजती हैं, राखी और पत्र देती हैं। जवाहर बाई, अच्छी बात है, हम भी देखेंगे कि कौन कितने पानी में है, कौन कितने पानी में है। इस बहाने एक मुसलमान की मनुष्यता की परीक्षा हो जाएगी और यह भी प्रकट हो जाएगा कि एक राजपूतानी की राखी में कितनी ताकत है। पट परिवर्तन, दृश्य बदलता है। अब दृश्य नया है। बिहार में गंगा तट पर हुमायूं का फौजी डेरा, अपने खास तंबू में हुमायूं और उसके सेनापति हिंदू बेग और तातार खां बैठे हैं। एक पहरेदार का प्रवेश होता है। पहरेदार अभिवादन करके, जहाँ पनाह हुमायूं, क्या है? पहरेदार, खिदमत में मेवाड़ का एक दूत आया है। हुमायूं, मेवाड़ से? अच्छा, यहीं भेज दो। दूत का प्रवेश होता है। हुमायूं, आओ मेवाड़ के बहादुर। दूत अभिवादन करके, स्वर्गीय महाराणा संग्राम सिंह जी की महारानी कर्मवती जी ने आपको यह सौगात भेजी है। हुमायूं हाथ बढ़ाकर, जहे किस्मत हिंदू बेग, तुम जानते हो मैं मेवाड़ की बहुत इज्जत करता हूँ और हर एक बहादुर आदमी को करनी चाहिए। वहाँ की खाक भी सिर पर लगाने की चीज़ है। वहाँ के जर्रे जर्रे में बहिश्त है। बहिश्त का मतलब स्वर्ग है। यहाँ पर जो है हुमायूं एक मुग़ल शासक होने के बावजूद मेवाड़ की शूरता और वीरता की सामने अपना सिर झुकाता है, उसका सम्मान करता है। यही एक सच्चे वीर की निशानी है और हुमायूं जो है वही करता है। इस वाक्य का ये अर्थ है, वहाँ की खाक भी सिर पर लगाने की चीज़ है, वहाँ के ज़र्रे ज़र्रे में बहिश्त है। ज़र्रे ज़र्रे मतलब कोने कोने में बहिश्त है। एक बहादुर आदमी को करनी चाहिए। इस प्रकार जो है हुमायूं बहादुर है और वह मेवाड़ की बहादुरी के कारण, वहाँ के लोगों की बहादुरी के कारण वह उसका पूरी तरह से सम्मान करता है। तातार खां, दुश्मन की तारीफ में जहाँ पनाह से बढ़कर डैश डैश। हुमायूं, दुश्मन? हा हा हा, दुश्मन? आँखों पर से तअस्सुब का चश्मा हटा कर देखो। जिन्हें हम दुश्मन समझते हैं वे सब हमारे भाई हैं। हम एक ही खुदा के बेटे हैं तातार। हाँ, देखूं तो इसमें क्या लिखा है। यहाँ पर आँखों पर से तअस्सुब का चश्मा हटाकर देखो। तअस्सुब, धर्म का चश्मा, मतलब हम धर्म के नज़रिए से ना देखें, हम इंसान होने के नाते एक दूसरे की भावनाओं को समझें कि क्या है। सब हमारे दुश्मन ही नहीं होते हैं, वे सब हमारे भाई हैं। हम एक ही खुदा के बेटे हैं, मतलब इस पृथ्वी पर हम को एक ही ईश्वर ने बनाया है, उसने ही हमें भेजा है। बांटने का कार्य तो हम इंसान ही करते हैं एक दूसरे से। और इतना बड़ा दिल रखते हुए हुमायूं जो है उस पत्र को पढ़ता है। हुमायूं पत्र पढ़ते पढ़ते विचार मग्न हो जाता है। हिंदू बेग क्या सपना देखने लगे। जहाँ पनाह, महारानी कर्मवती ने क्या जादू का पिटारा भेजा है। जादू का पिटारा मतलब करामात की थैली। हुमायूं, सचमुच हिंदू बेग, उन्होंने जादू का पिटारा भेजा है। उन्होंने मुझे राखी भेजी है, मुझे अपना भाई बनाया है। दूत से कहता है,
बहन कर्मवती से कहना, हुमायूं तुम्हारी माँ के पेट से पैदा न हुआ तो क्या, वह तुम्हारे सगे भाई से बढ़कर है। कह देना मेवाड़ की इज्जत मेरी इज्जत है। जाओ। दूत का प्रस्थान, प्रस्थान मतलब जाना होता है। तातार खां, आपके अब्बा जान के जानी दुश्मन की औरत ने, आपके अब्बा जान इनके जो है हुमायूं के पिता का नाम क्या था बताया शुरू में मैंने, बाबर की दुश्मन की पत्नी, और आप जो है इस प्रकार जो है दूध से बोल रहे हैं। वो आश्चर्यचकित रह जाता है तातार खां। हुमायूं, अफसोस कि तुम इस राखी की कीमत नहीं जानते। छोटे छोटे दो धागे जानी दुश्मन को भी मोहब्बत की जंजीरों में जकड़ देते हैं। यहाँ पर इसका अर्थ है कि दुश्मन को केवल लड़ झगड़ कर या हम नफरत से नहीं बल्कि स्नेह और अपनेपन से भी जीत सकते हैं। यह मेरी खुशकिस्मती है। मेवाड़ की बहादुर महारानी ने मुझे भाई बनाया है और बहादुर शाह से मेवाड़ की हिफाजत करने के लिए मेरी मदद चाहिए है। तातार खां, तो क्या जहां पनाह ने उनकी इल्तिजा मंजूर कर ली है। हुमायूं, यह इल्तिजा नहीं है, हुक्म है। राखी, इल्तिजा का मतलब प्रार्थना। राखी आ जाने के बाद भी क्या सोच विचार किया जा सकता है। यह तो आग में कूद पड़ने का न्योता है। आग में कूद पड़ना मुहावरा है, मतलब कठिन रास्ता चुनने जैसा है। हिंदुस्तान का इतिहास कह रहा है कि राखी के धागों ने हजारों कुर्बानियाँ करवाई हैं। कुर्बानियाँ का मतलब बलिदान। मैं दुनिया को बता देना चाहता हूँ कि हिंदुओं के रस्मों रिवाज मुसलमानों के लिए भी उतने ही प्यारे, उतने ही पाक हैं। पाक मतलब पवित्र। ये हुमायूं जो है बता देना चाहता है, दुनिया को बता देना चाहता है कि उसके लिए भी जो है हिंदुओं के धर्म की रीति रिवाज उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितना उसके धर्म में। तातार खां, एक मुसलमान के ऊपर एक हिंदू को तरजीह। हुमायूं, कौन हिंदू और कौन मुसलमान, यह मैं खूब समझता हूँ तातार खां। मैं जो कुछ कह रहा हूँ खुदा की हिदायत के मुताबिक ही कर रहा हूँ। यहाँ पर तातार खां कहता है कि एक मुसलमान के ऊपर एक हिंदू को तरजीह। यहाँ पर जो एक लाइन ये महत्वपूर्ण है कि एक मुसलमान कौन। बहादुर शाह जो है वो चित्तौड़ पर आक्रमण करता है, वो एक मुसलमान रहता है और एक हिंदू राज्य पर आक्रमण करता है। और यहाँ पर एक हिंदू रानी एक मुस्लिम शासक से मदद मांगती है, मुग़ल शासक से मदद मांगती है, और वहाँ पर हुमायूं, मुग़ल शासक हुमायूं तैयार हो जाता है उसकी मदद के लिए। इसलिए वो एक बार उसे सावधान करना चाहता है, उसका सेनापति तातार खां, हुमायूं का सेनापति, कि एक मुसलमान को छोड़ करके आप एक हिंदू रानी को आप तरजीह दे रहे हैं, आप उन्हें इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, आप उन्हें मुख्य बना रहे हैं और उसकी मदद के लिए तैयार हो रहे हैं। अब हिंदू बेग, मुझे हिंदू मुसलमान का ख्याल नहीं, पर मैं समझता हूँ शेर खां को खुला छोड़कर मेवाड़ की तरफ लौट जाना खतरे से खाली नहीं है। इधर शेर खां भी जो है वो यहाँ पर जो है तैयार होता है, पटना के जो क्षेत्र है जहाँ पर जो है सेना लेकर के तैयार है, उसकी राज्य पर भी जो है शेर खां ने हमला कर दिया है। और इसलिए वो सावधान करना चाहता है हिंदू बेग भी कि इधर अपने राज्य को छोड़ करके आप जो हैं वहाँ मेवाड़ की तरफ जा रहे हैं बचाने के लिए, तो हमारे राज्य का क्या होगा। यहाँ भी जो है इसे छोड़ करके लौटना खतरे से खाली नहीं है। हुमायूं, अब सोचने का वक्त नहीं है। बहन का रिश्ता दुनिया के सारे दुखों, दौलतों, ताकतों और सल्तनतों से बढ़कर है। मैं इस रिश्ते की इज्जत रखूँगा। सल्तनत जाए, सल्तनत मतलब राज्य जाए, पर मैं दुनिया को यह कहते नहीं सुनना चाहता कि मुसलमान बहन की इज्जत करना नहीं जानते। तख्त से उतरकर अगर किसी सच्ची बहन, तख्त मतलब अपने राज्य को छोड़ करके, उसकी गद्दी को, उसकी कुर्सी को छोड़ करके यदि जो है हम किसी तख्त से उतरकर अगर किसी सच्ची बहन के दिल में जगह पा सकूं, तो अपने आप को दुनिया का सबसे बड़ा खुशकिस्मत मतलब सबसे खुशनसीब, अपना भाग्यशाली अपने आप को समझूंगा, इंसान समझूंगा। बहन कर्मवती, तुम्हारी राखी मुझे वह ताकत दे
जो वह राजपूतों को देती आई है। तातार खां जल्द फौज तैयार करो। राखी हाथ में बांधते बांधते जाता है, सबका प्रस्थान होता है। यहाँ पर जो है आपने जो एकांकी पढ़ा उसको आप, उम्मीद है मुझे कि आप समझ गए होंगे, उसके कठिन वाक्यों को और उसके अर्थ को भी समझ गए होंगे। बाकी आपके जो पाठ के अंत में शब्दार्थ और उसकी टिप्पणियाँ दी हुई हैं उसे आप याद कर लीजिएगा और समझ लीजिएगा। शुरू में ही मैंने एकांकी का उद्देश्य, उसकी विषय वस्तु की क्या कहानी है, उसकी छोटी सी कहानी, उससे बढ़ा करके नाटक तैयार किया गया है, एकांकी नाटक तैयार किया गया है और इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या था ये मैंने स्पष्ट कर दिया है। आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आते हैं प्रश्न पर। प्रश्न पर जो आपके अभ्यास में दिया हुआ है मौखिक प्रश्न, ये आप अपने आप स्वयं खोज लीजिएगा। वैसे मैं एक बार इस पर चर्चा कर दे रही हूँ कि आपको पाठ में से खोजने में इसके उत्तर को आसानी होगी। बाघ सिंह को क्या दुख सता रहा था? बाघ सिंह को यही दुख सता रहा था कि हम हंसते हंसते लड़ेंगे और बहुतों को मार कर मरेंगे, लेकिन जो है मेवाड़ की रक्षा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मुग़लों की जो सेना है वो मजबूत है, उसके पास तोपखाने हैं और हमारे पास सिर्फ तलवारें ही हैं। तोपखानों का मुकाबला तलवारों से नहीं हो सकता। फिर खा, मेवाड़ की रक्षा के लिए रानी कर्मवती ने क्या उपाय सोचा? मेवाड़ की रक्षा के लिए रानी कर्मवती ने हुमायूं को राखी भेजने का उपाय सोचा। हुमायूं का राजपूतों के साथ कौन सा पुराना वैर था? हुमायूं का राजपूतों के साथ सीकरी के युद्ध का पुराना वैर था। हुमायूं का फौजी डेरा कहाँ था? हुमायूं का फौजी डेरा बिहार के गंगा तट पर था। हुमायूं दुनिया को क्या बता देना चाहता था? हुमायूं दुनिया को बता देना चाहता था कि हिंदुओं के रस्मों रिवाज मुसलमानों के लिए भी उतने ही प्यारे हैं, उतने ही पाक हैं जितना कि उनके लिए। फिर आते हैं हम लिखित प्रश्नोत्तर पर। लिखित प्रश्नोत्तर, राजपूतों के लिए शत्रुओं से लड़ना कठिन क्यों हो रहा था? ये आपको मैंने पहले मौखिक प्रश्न के उत्तर में बता दिया है। बाघ सिंह को क्या दुख सता रहा था, इसी में आपका इस प्रश्न का भी उत्तर मिल जाएगा। दूसरा खा, महारानी कर्मवती ने राखी को किसके समान बताया? महारानी कर्मवती ने राखी को जो है शीतल मरहम के समान बताया। यहाँ पे दिया हुआ शीतल मरहम है जो सारे घाव भर देता है, वह वरदान है जो सारे वैर भावों को जलाकर भस्म कर देता है। और फिर गा क्वेश्चन है, महारानी ने किस विश्वास के साथ हुमायूं के पास राखी और पत्र भेजे? महारानी ने भ्रातृत्व और मनुष्यत्व के विश्वास के साथ हुमायूं के पास राखी और पत्र भेजे। घा प्रश्न है, राखी मिलने पर हुमायूं ने दूत से क्या कहा? राखी मिलने पर हुमायूं ने दूत से कहा कि बहन कर्मवती से कहना कि हुमायूं तुम्हारी माँ के पेट से पैदा न हुआ तो क्या, वह तुम्हारे सगे भाई से भी बढ़कर है। कह देना मेवाड़ की इज्जत मेरी इज्जत है। हुमायूं ने राखी के दो छोटे छोटे धागों के बारे में किस तरह के विचार व्यक्त किए? हुमायूं ने राखी के दो छोटे छोटे धागों के बारे में विचार व्यक्त किए कि ये छोटे छोटे दो धागे जानी दुश्मन को भी मोहब्बत की जंजीरों में जकड़ देते हैं। फिर आते हैं यहाँ पर किसने और किससे कहा? किसने और किससे कहा ये आप स्वयं पढ़ेंगे एकांकी को और अपना उत्तर खोजेंगे। बहन के रिश्ते के बारे में हुमायूं के विचार क्या थे? पाठ के आधार पर लिखिए। ये पाठ को पढ़ेंगे आप और उसके आधार पर लिखेंगे। वैसे ये अंतिम पैराग्राफ में आपको इसका उत्तर मिल जाएगा कि बहन का रिश्ता सारे दुनिया के सारे
सुखों, दौलतों, ताकतों और सल्तनतों से बढ़कर है। मैं इस रिश्ते की इज्जत रखूँगा। सल्तनत जाए पर मैं दुनिया को यह कहते नहीं सुनना चाहता कि मुसलमान बहन की इज्जत करना नहीं जानते। यहाँ पर बहन के रिश्ते, चौथा क्वेश्चन है, नीचे लिखे कथनों का अर्थ स्पष्ट कीजिए। अर्थ जानने के लिए आपको वीडियो को ध्यानपूर्वक देखना और सुनना होगा और वहाँ पे इस अंश के अर्थ को समझाया गया है। आप उसको सुन करके और समझ करके लिख लीजिएगा। राखी आ जाने के बाद भी, एक बार मैं फिर रिपीट कर दे रही हूँ कि दूसरा ख, राखी आ जाने के बाद भी क्या सोच विचार किया जा सकता है, यह तो आग में कूद पड़ने का न्योता है। यहाँ पर हुमायूं जो है अपने सेनापति से कहता है कि राखी आ जाने के बाद बहन के द्वारा, कर्मवती बहन जो है उनके द्वारा राखी भेज देने के बाद से अब सोच विचार के लिए कुछ नहीं बचता है। हमें राखी का मान रखना ही है और यह जो है कठिन रास्ता हमें चुनना है, चाहे भले ही इसमें हमारी जान चली जाए या हमारी सल्तनत चली जाए। इसके बाद आप आते हैं यहाँ पर नीचे दिए विदेशी शब्दों के हिंदी पर्याय। नीचे दिए विदेशी हिंदी शब्दों के हिंदी पर्याय, इसमें मैं इसका हिंदी पर्याय बता देती हूँ, धीरे धीरे बोलती हूँ और ध्यानपूर्वक आप इसको सुनिएगा। मुकाबला, युद्ध, दो बार मैं बोल रही हूँ। मुकाबला, युद्ध, जख्म, चोट, निशान, चिन्ह, तारीफ, प्रशंसा, मंजूर, स्वीकार, दौलत, संपत्ति, वक्त, समय या काल लिख सकते हैं, पाक, पवित्र, इंसान, मनुष्य, आसान, सरल, किस्मत, भाग्य, इज्जत, सम्मान, रिश्ता, संबंध, सल्तनत, राज्य, ताकत, बल, कुर्बानी, बलिदान। अब ये विदेशी शब्द हैं, उर्दू शब्द हैं, विदेशी शब्द इन्हें कहते हैं। आप ग्रामर में पढ़ चुके होंगे। और इसका हिंदी शब्द जो कि हमारी हिंदी भाषा में किस प्रकार बोला जाता है या लिखा जाता है, इसे उसका प्रयोग करना है, ना कि आपको इसका अर्थ लिखना है। इसको हिंदी में कैसे बोला जाता है या लिखा जाता है, इसके बारे में आपको लिखना है। फिर विलोम शब्द पे आते हैं हम। विलोम शब्द, विलोम का मतलब उल्टा होता है, उल्टा अर्थ लिखना है। मान का मान, शीतल का उष्म, वीरता का कायरता, खुशकिस्मत का बदकिस्मत, दा पर हलंत नहीं रहेगा। स्वाभाविक, अस्वाभाविक, कठिन का सरल। अब यहीं पर यह पाठ समाप्त होता है और आप इसे ध्यानपूर्वक देखिएगा, समझिएगा और अभ्यास करते रहिएगा।